नमस्ते, मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाएं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आपको याद दिला दें, राष्ट्रवादियों का महाकुंभ 4 और 5 नवंबर को होने वाला है और उसमें सहयोग के लिए कृपया QR स्कैन करके आपका महत्वपूर्ण सहयोग अवश्य दें। खोदा पहाड़ निकली चूहिया, ये आपने कहावत सुनी ही होगी। तो आज सुप्रीम कोर्ट ने सेम सेक्स मैरिज के प्रश्न पर अपना निर्णय दिया। 2 घंटे तक निर्णय पढ़ा गया और अंत में निष्कर्ष ये निकला कि नो रिलीफ। अरे तो भाई नो रिलीफ देनी थी तो सीधे सीधे बोल देते ना शुरू में कि भाई ये जो स्पेशल मैरिज एक्ट को रीड डाउन करने की या स्ट्राइक डाउन करने की जो पिटिशन है उसको खारिज किया जाता है। जी नहीं, 5 में से 4 जजेस ने अपना अपना निर्णय पढ़ा और ख़ास बात यह है कि जब से हमारे जो मून पाउडर साहब बने हैं, जस्टिस चंद्रचूड़ जब से चीफ जस्टिस बने हैं, तब से पहली बार ऐसा हुआ कि उनके साथी जो जज थे उन्होंने उनको ही धता बता दी और उनको कह दिया कि भाई हम आपकी बात नहीं मानते। यानी कि जो सेम सेक्स मैरिज वाला जो जजमेंट था उसमें क्या हुआ, जो पहले बता दूं आपको जजमेंट में क्या हुआ। जजमेंट में ये हुआ कि 5 के 5 जजेस ने ये कहा कि भाई ये सेम सेक्स मैरिज को एज मैरिज रिकॉग्नाइज नहीं किया जा सकता। ठीक, 5 के 5 ने, 5 के 5 मतलब जस्टिस चंद्रचूड़, जस्टिस कौल, जस्टिस S रविंद्र भट्ट, जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस PS नरसिम्हा, इन 5 ने ये कह दिया। लेकिन फिर उसके बाद अलग अलग जो है उसको रिलीफ को मोल्ड करने के चक्कर में हमारे चीफ जस्टिस साहब ने एक लंबा चौड़ा डिस्कोर्स दिया, भाषण दिया। भाषण देने के बाद में ये कहा कि साहब की डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता है और उसके लिए उन्होंने A से लेके R तक यानी ABCDEFGH IJKLMNOPQR 18 डायरेक्शन दे डाले कि साहब इस तरह से इसको जो है वो डिस्क्रिमिनेशन इनके साथ नहीं हो, तो ये 18 डायरेक्शन आप इनको जो है वो आप करें। और साथ में जो अडॉप्शन का था उसमें ये कहा कि नहीं, जो जॉइंट अडॉप्शन है वो भी वैलिड होगा सेम सेक्स कपल का भी। यानी LGBTQ में ये था कि भाई जो लोग मैरिड नहीं हैं, तो अडॉप्शन लॉ ये कहता है कि जो लोग विवाहित नहीं हैं वो विवाहित जोड़े की तरह अडॉप्शन नहीं कर सकते, अलग अलग अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में वो ये कार्य कर सकते हैं। तो उसको इन्होंने स्ट्राइक डाउन कर दिया। फिर उसके बाद जस्टिस कौल आया। जस्टिस कौल तो साहब पूरा का पूरा हार्वर्ड का एजेंडा लेके आया था। यानी कि वैसे तो हार्वर्ड का एजेंडा हम जानते हैं कि जस्टिस चंद्रचूड़ का रहता है, लेकिन इस बार वो भी पूरी तरह से हिम्मत नहीं कर पाए कि हार्वर्ड से सूरज येंगड़े ने जो कुछ भी ज्ञान दिया है उस सूरज येंगड़े के ज्ञान को पूरी तरह से यहाँ पर अनुवादित करके, अनुदित करके और उसको यहाँ लागू कर पाएँ, क्योंकि अंततः तो वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, उनको ध्यान रखना पड़ता है। उन्होंने ये भी कहा, ये बहुत महत्वपूर्ण है, कि जस्टिस चंद्रचूड़ ने यह कह दिया कि भाई देखिए कि हम कोर्ट हैं, हम किसी कानून को स्ट्राइक डाउन कर सकते हैं, रीड डाउन कर सकते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन इस केस में तो यदि हम इसको रीड डाउन करके और इसमें हम ये कह देंगे कि साहब कि ये सेम सेक्स मैरिज भी इसी में आएगी, तो उसके बाद पता नहीं कितने दर्जनों भर और लॉज हैं उसमें सब में करना पड़ेगा। कोर्ट में जो है वो जुडिशियल लेजिस्लेशन नहीं कर सकता। ये जस्टिस चंद्रचूड़ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने आज स्वयं कह दिया। जी, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि यह बहुत महत्वपूर्ण है, विशेषकर से जो आगे जो बहुत सारे जो और निर्णय आने वाले हैं उनमें, विशेषकर से जो 370 का निर्णय आने वाला है, उसके लिए आप ये ध्यान रखें कि यहाँ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने ये कहा है। तो मैं अपेक्षा करता हूँ कि ये है स्टैंड यदि उनका 370 में भी रहता है तो फिर 370 में भी भारत सरकार को विजय मिलेगी।
लेकिन जो पूरा का पूरा जो वोक एजेंडा है, जिसको हम कहते हैं कि साहब ये हार्वर्ड का एजेंडा है, वो तो जस्टिस कॉल ने ले डाउन किया साहब, कि जस्टिस ले डाउन ने किया कि साहब की डिस्क्रिमिनेशन के लिए लॉ बनाया जाना चाहिए, और वो डिस्क्रिमिनेशन जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी से गवर्न होना चाहिए। इस कोर्ट में हम सोशल मोरालिटी से नहीं चलते हैं, इस कोर्ट में हम कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी से ये चलते हैं। इस सारा का सारा वोक एजेंडा है, ये सारा का सारा जो है ये लिबरल डिस्कोर्स है, जिसमें वो इस बात का सहारा लेके और सुप्रीम कोर्ट का उपयोग करते हैं देश की एकता, अखंडता, देश के कानूनों को अंडरमाइन करने का और अपने एजेंडा थोपने का। ये प्रशांत भूषण एंड कंपनी जो है, इनकी सारी की सारी जो एनजीओ वाले लोग जो हैं वो इसी क्लॉज का उपयोग करते हैं, और इसको जस्टिस कॉल ने बड़े ज़ोर शोर से कहा, और ये कहा कि डिस्क्रिमिनेशन जो है वो इंटरसेक्शनल डिस्क्रिमिनेशन के हिसाब से वो लॉ बनना चाहिए। आप जानते हैं इंटरसेक्शनल डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है? इंटरसेक्शनल डिस्क्रिमिनेशन ये होता है कि साहब कि कुछ जो सेक्शंस हैं वो अपने आप में ही डिसएडवांटेज्ड मान लिए जाएंगे। मान लीजिए कि जैसे ये जो इंटरसेक्शनल वाला जो सारा का सारा जो आपका पोस्ट मॉडर्निस्ट आइडिया है या कल्चरल मार्क्सिज्म वाला जो आइडिया है, इसमें डेरिडा और ग्रैमशी वालों का पूरा लेफ्टिस्ट घोर एजेंडा, उसके अनुसार कुछ लोग तो स्वाभाविक रूप से डिसएडवांटेज होते हैं, जैसे कि माइनॉरिटीज़। आपको याद है ना कि एक टारगेटेड कम्युनल वायलेंस बिल एक लाया गया था, और उसमें ये कहा गया था कि यदि किसी भी प्रकार का कम्युनल वायलेंस होगा तो उसमें हिंदू जो हैं वो स्वाभाविक रूप से दोषी माने जाएंगे। वो इसी इंटरसेक्शनल डिस्क्रिमिनेशन का एक आयाम था। इंटरसेक्शनल का मतलब कि भाई कुछ लोग जो हैं वो नेचुरली डिसएडवांटेज्ड हैं, वो तो अगर आपके साथ आपके दोनों में झगड़ा हो तो मान लीजिए इसको कहें कि साहब कि कोई ओबीसी है, कोई अपर कास्ट है, उनमें उसमें झगड़ा हो या ओबीसी हमला कर दे अपर कास्ट पे, तो इंटरसेक्शनलिटी वाले जो उनकी हायरार्की है उसमें दोषी अपर कास्ट वाला माना जाएगा। आप सोच सकते हैं कि ये क्या लाना चाहते हैं इस तरह के जजेस। और ये है जस्टिस संजय किशन कौल जी, कश्मीरी पंडित हैं। इसीलिए कई लोग जो हैं कई बार कश्मीरी पंडितों को कहते हैं कि साहब कि ये नेहरू जी जो थे, और नेहरू जी के साथ में वो अकेले नहीं थे जो वो पूरा का पूरा नेहरूवियन एजेंडा और जो सोशलिस्ट मार्क्सिस्ट और पूरी तरह से हिंदू धर्म को ख़त्म करने वाला जो एजेंडा लाए थे, उसमें बहुत सारे कश्मीरी पंडित थे। देख लीजिए संजय किशन कौल साहब जो हैं, वैसे तो कश्मीरी ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुए हैं, लेकिन आप इंटरसेक्शनल एजेंडा लाना चाहते हैं भारत में। लेकिन भाई कहना पड़ेगा जस्टिस रविंद्र भट्ट ने इन सारे आर्ग्यूमेंट्स को रिपेल कर दिया, और उन्होंने ये कहा कि ये जो डिस्क्रिमिनेशन के लिए अलग से जो डायरेक्शन जारी किए हैं इनकी कोई आवश्यकता नहीं है। पहले से जजमेंट्स अवेलेबल हैं। सुप्रीम कोर्ट का 9 जज बेंच का पुत्तास्वामी का प्राइवेसी मैटर में जजमेंट है, और उसके बाद नवतेज सिंह जौहर वाला जजमेंट है जिसमें कि गे सेक्स को डीक्रिमिनलाइज किया गया है, और उसके अतिरिक्त बहुत सारे कानून हैं, उन सब के अंतर्गत हर तरह का डिस्क्रिमिनेशन जो है वो डील विद किया जा सकता है। अलग से स्पेशल कैटेगरी बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। और जस्टिस हिमा कोहली जो कि अकेली महिला थी इस बेंच पे, उन्होंने एक शब्द कहा, आई एग्री विद जस्टिस रविंद्र भट्ट। ये हो गए दो, बचे पीएस नरसिम्हा। पीएस नरसिम्हा ने भी भाई, वैसे तो जहाँ तक सेम सेक्स मैरिज का प्रश्न है उस पर तो जो सीजेआई ने कहा था उस पर तो सभी लोग एग्री थे, वो तो 5 के 5 ने कहा कि सेम सेक्स मैरिज नहीं हो सकती। कारण अलग अलग दिए, लेकिन ये कहा कि हाँ सेम सेक्स मैरिज को रिकॉग्नाइज नहीं किया जा सकता, ये लेजिस्लेचर का मामला है। उन्होंने तो सबने जो अलग से जो यूनियन वगैरह बनाने की बात है, उनका ये पहले से, इसकी कोई आवश्यकता नहीं। ये जो आपने जो इतने सारे डायरेक्शन जारी किए इसकी कोई आवश्यकता नहीं। तो अंत क्या निकला इसका? ढाक के 3 पात, और भारतीय संस्कृति बच गई और बड़े धमाके से, बड़े धमाकेदार तरीके से बच गई।
और उसमें मुझे लगता है कि जिस प्रकार से आज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को नीचा देखना पड़ा है, तो आगे भी वो संभवतः संभल के चलेंगे, क्योंकि अब उनका 1 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने वाला है और इसके बाद फिर वो नवंबर से उनका दूसरा वर्ष आरंभ होगा। तो फिर आप जानते हैं कि जब चीफ जस्टिस का जब कार्यकाल जब कम रह जाता है, तो फिर दूसरे लोग भी जो है वो उनकी बात कम सुनना आरंभ कर देते हैं। ये संभवतः मुझे लग रहा है कि अब जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है, जिस प्रकार से बहुत सारे एजेंडाज ड्राइव कर रहे थे, अब उनको आगे चलकर समस्याएं आने वाली हैं। यहाँ पर मैं इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी अप्रिशिएट करूँगा, क्योंकि उनकी तरफ से जिस प्रकार से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने वहाँ पर खड़े होकर और बहुत ही पुरजोर तरीके से, और ये समाज के एक, मैं कहूँ कि समाज की जो एक यूनैनिमिटी है, जो समाज का एक मत है, उसको उन्होंने डिफेंड किया। क्यों? क्योंकि ये जो एजेंडा था वो 0.0000001% लोगों का था, इसीलिए जस्टिस कॉल जो है वो मेजॉरिटेरियन, ये जो पर्टिकुलर आपके जो है वो लिबरल के एजेंडाज होते हैं ना, जिनकी बात करते हैं, मेजॉरिटेरियनिज्म नहीं होना चाहिए इत्यादि इत्यादि। लेकिन उसके लिए आप पूरे समाज को थोड़ी दूषित कर देंगे भाई, ये समाज तय करेगा। वैसे भी भारतीय समाज में, हिंदू समाज में किसी भी प्रकार की कोई स्टिग्मा या किसी प्रकार की व्यंजना है नहीं LGBTQ के लिए। मनुस्मृति में भी जाएंगे तो आपको उसमें ये मिल जाएगा। ये तृतीया प्रकृति जो है वो बिल्कुल स्पष्ट लिखी हुई है, सभी में लिखी हुई है। भारतीय समाज में इसका रिकग्निशन है, इसकी पहचान है। यहाँ तक कि जो संस्कृत की विभक्तियाँ हैं या जो संस्कृत के जो आपकी धातुएं हैं, उन संस्कृत की जो विभक्तियाँ हैं उसमें नपुंसक लिंग आता है। क्यों नहीं आता? सबको पता है। इसमें ऐसी कौन सी बात है? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग तीनों आते हैं उसके अंदर। तो थर्ड तृतीया प्रकृति है, लेकिन किसी ने भी यहाँ पर इस्लाम और क्रिश्चियनिटी की बात नहीं की। एक सेंटेंस आया जिसमें जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि इट शुड बी इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट और क्लास। रिलीजन कहना भूल गए। तो ठीक है, हमने ये नोट किया, लेकिन ये बात तो गलत है ना कि आप जो है वो एक तरफे इस तरह से निर्णय लेते हैं और सारे के सारे जो चीज़ें हैं वो थोपते हैं आप हिंदू समाज पर, और दूसरों के लिए जहाँ तक चाइल्ड मैरिज एक्ट जो है उसको भी आप यूनिवर्सल यूनिफॉर्म नहीं कर पाते हैं। तो हम स्वागत करते हैं आज के इस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के 5 जजेस की बेंच के निर्णय का, जिसमें ये जो एक समाज के साथ एक हम कहें कि एक दूषित परंपरा या एक दूषित नियम लागू होने का एक अवसर था कोर्ट के पास में, वो उन्होंने उस दोष को अंगीकार नहीं किया, उसको पूरी तरह से निरस्त कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। इसके लिए कोर्ट का भी स्वागत है और सरकार का भी स्वागत है, जिसने पुरजोर तरीके से इसमें वकालत की और ये गलत काम नहीं होने दिया। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।